बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फेगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 36। हैव यू ओपन योर बुक्स? सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, टॉप ऑफ द पेज देखिए, यहाँ पर एक इंफॉर्मेटिव में लिखा हुआ है, इंटरफेरॉन इज अ केमिकल सिक्रेटेड बाय इन्फेक्टेड सेल्स हेल्पिंग अगेंस्ट द पैथोजेंस। स्टूडेंट्स, इंटरफेरॉन, जैसे मैंने आपको नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में जब हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो डिफेक्टेड सेल्स हैं या जो डैमेज टिश्यूज़ हैं, वहाँ वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे हम हिस्टामीन कहते हैं, और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट कर जाती हैं और ब्लड का फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, वो बेहतर तरीके से वहाँ पे पहुँच जाते हैं इन्फेक्टेड एरिया पर, और जाकर वहाँ पर पैथोजेंस जो भी हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको एनगल्फ कर लेते हैं। इसी तरह इंटरफेरॉन जो है, ये भी एक केमिकल है जो पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है। ये वायरस के जो है प्रोडक्शन को, उसकी मल्टीप्लिकेशन को जो है रोकने का काम करता है। तो ये वो केमिकल है जो कि वायरल की एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं उसको इन्फेक्शन फैलाने से इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस। इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डिफेंस में एक डिफरेंस बताया था कि क्या है। तो मेन डिफरेंस इसमें ये है कि जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है उसके अंदर ये होता है कि आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एंटर हो गया, ठीक है, और वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा और वो उन सेल्स को जाकर, उन जर्म्स को जाकर एनगल्फ कर लेगा, उसको ख़त्म कर देगा और उनके खिलाफ काम करेगा। लेकिन स्पेसिफिक डिफेंस में ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक पैथोजन, कुछ एंटीजेंस होते हैं स्पेसिफिक, जो क्या काम करते हैं
कि वो स्पेशल और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाते हैं जो सिर्फ उन्हीं सेल को टारगेट करते हैं जो स्पेसिफिक हैं, जिन्होंने उसको स्टिमुलेट किया है, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट किया है। तो ये स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम कहलाता है, जो कि स्पेशल सेल्स होते हैं जो काम करते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाते हैं उन एंटीजेंस के खिलाफ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, टॉक्सिन्स एटसेट्रा कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो क्या काम करती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम में बनती हैं। बेसिकली प्रोटीन्स हैं ये, और ये पैथोजन से फाइट करने का काम करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया जा रहा है। एंटीबॉडीज़ क्या है ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो पैथोजन से या जो भी आपकी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस ऐड हो गया है तो उससे फाइट करने का काम करती हैं, जिसे हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। राइट। उसके बाद है एंटीबॉडीज जो है वो कुछ स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे कुछ वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में काम करती हैं, जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं या फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनके खिलाफ फाइट करने का या उन्हें ख़त्म करने का काम करते हैं। तो एंटीबॉडीज स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें प्रोटीन्स बनाती हैं, वो उन्हें कहते हैं हम लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब हम इस स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम में लिम्फोसाइट्स का कैरेक्टर पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से जाकर जो है वो स्पेशल और स्पेसिफिक जो एंटीजेंस हैं उनसे किस तरह हमें डिफेंड करती हैं। आगे देखिए, द एंटीबॉडीज वर्क टू डिस्ट्रॉय ओनली दोज एंटीजेंस विच स्टिमुलेट देयर प्रोडक्शन। अब ये स्पेसिफिक इस वजह से है कि वो पैथोजेंस जिनका एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये तब उनके लिए स्पेशल प्रोटीन्स बनाती हैं और एक स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम के लिए लिम्फोसाइट्स जो हैं वो काम करते हैं और ये जाकर वहाँ पर उस स्पेसिफिक एंटीजन पे जाके अटैक करते हैं और उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब एंटीबॉडी बन जाती है, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, एंटीबॉडीज़ जो है लिम्फोसाइट्स वो बन जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि इनकी प्रोडक्शन के बाद ये उन एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और इनके दरमियान में एक जो है वो रिलेशनशिप कायम होता है जिसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। क्या कहते हैं? लॉक एंड की मॉडल। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पर कुछ वो बना रही हूँ एंटीजेंस और एंटीबॉडी, ताकि आपको डायग्राम से बेहतर समझ आए। यहाँ पे मैं कुछ टाइप्स ड्रॉ कर रही हूँ जो डिफरेंट जो हैं ये एंटीजेंस हैं। तो ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये सारी डायग्राम जो है ये डिफरेंट एंटीजेंस की हैं। ठीक है, ये सब क्या है? एंटीजेंस। तो स्टूडेंट्स, इनके दरमियान लॉक एंड की मॉडल इस वजह से है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लॉक होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक की होती है जिससे वो खुलता है। इसी तरह जब हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐड हो जाता है और वो स्पेसिफिक प्रोटीन जो एंटीबॉडी बना रही होती हैं लिम्फोसाइट्स, वो उसके जो है उसी पार्ट पे जाके उन पैथोजेंस को अटैक करती हैं जो स्पेसिफिकली जो है उस बॉडी के अंदर आपकी बॉडी में मौजूद हैं और वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर ज़्यादा था। तो इसलिए वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं और एंटीजेंस जो है ना उनके साथ जाके बाइंड कर जाते हैं उन एंटीबॉडी के साथ, जो कि स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम में आप पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडीज़ क्या काम करती हैं कि जो पर्टिकुलर एंटीजेंस है ना उनके साथ जाके बाइंड कर जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है।
तो यहाँ पर वही जो है एंटीजन अटैच होगा जैसा इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है तो स्पेसिफिक ही एंटीजन इसमें जाके फिट होगा। ये बाइंडिंग साइट है, वो एरिया है जहाँ पर जाकर एंटीजन अटैच होता है एंटीबॉडी के साथ। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एंटीजन हमारा लगेगा। अब हम इसको यहाँ पे बाइंडिंग साइट पे अटैच करते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ये क्या है, एंटीजन है। और ये है हमारी एंटीबॉडी जहां पे ये अटैच हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे देखिए, यहां पर जाकर ये बाइंडिंग साइट है जहां पर जाकर ये अटैच होगा। तो ये एंटीजन जो है वो उसी जगह पे अटैच होगा जहां पर एंटीबॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, जिसे हम लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं कि क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है जहां पर वो जाके अटैच होता है। तो ये है एंटीजन और ये है एंटीबॉडी। और जो एरिया जहां पर जाके ये अटैच हो रहा है इसको कहते हैं बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। इज इट क्लियर? इसी तरह और बहुत सारे एंटीजन्स हैं, जैसे कि मैंने ऊपर ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, तो ये वो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जो उसी जो है की में फिट होंगे जैसा उनका लॉक है। तो वो बाइंडिंग साइट जो है जैसी होंगी वहां पर ही ये मॉडल जो है वहां पे फिट होगा, एंटीजन्स और एंटीबॉडी के साथ जो है वो काम करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अब ये समझ आ गया कि जो स्पेसिफिक डिफेंस है उसके अंदर एंटीजन्स जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ जाके अटैच होते हैं, ठीक है। और उनका लॉक एंड की रिलेशनशिप इसी वजह से है कि क्योंकि हर लॉक की एक जो है स्पेसिफिक की होती है जिससे वो खुलता है। तो स्टूडेंट्स एंटीजन जो है वो इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्रोटेक्ट करता है पैथोजेंस और फॉरेन सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी को। और ये एंटीजन्स जो हैं ये ट्रिगर करता है एलर्जिक रिएक्शन को, जैसे कि हमने पढ़ा, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। और ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिव कर देता है ताकि जो भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आया है तो उसे फाइट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया कि एंटीबॉडी जो है वो स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस करती हैं जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। अब लिम्फोसाइट्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। 2 टाइप्स of blood cells called अब यहाँ पे टाइप्स हैं इसके। नंबर 1 है बी लिम्फोसाइट्स, नंबर 2 है टी लिम्फोसाइट्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट्स जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये सेल्स तब काम करते हैं जब एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बन चुके होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में पहले से मौजूद हैं। और अगर जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस आएगा या फॉरेन इन्वेडर या पैथोजन का अटैक होगा तो ये उस टाइम पे काम करेंगे। मतलब ये पहले से बने हुए हैं सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन कब होती है? जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स बन चुके होते हैं। इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? इस रिस्पॉन्स को कहते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स। और स्टूडेंट्स टी लिम्फोसाइट्स उन सेल्स को कहते हैं जैसे ही आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस या कोई जर्म्स लाइक बैक्टीरिया वायरस एंटर होता है तो ये फौरन उससे फाइट करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये सेल्स को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स
स्पेसिफिक डिफेंस में हमने जो पढ़ा वो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। ये वो रिस्पॉन्स है जिसमें आपकी बॉडी स्पेसिफिक जो है वो सेल्स प्रोड्यूस करती है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करती है एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। और ये एक लॉक एंड की मॉडल का रिलेशनशिप है जिसमें एंटीजन जो है वो वहीं पे जाके फिट होगा जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा एंटीबॉडी का। ये उनके साथ जाके अटैच होंगे और इनकी अटैचमेंट जहाँ पर होती है उसे हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो सेल्स की प्रोडक्शन करती हैं लिम्फोसाइट्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कब प्रोड्यूस होते हैं, जब एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस या इन्वेडर आएगा, ये एक्टिव हो जाएंगे और उनसे फाइट करेंगे। टी लिम्फोसाइट्स वो सेल्स हैं जैसे ही आपकी बॉडी में कोई जर्म्स एंटर हो गए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये फौरन उसको एनगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो बी लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स और टी लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। यहाँ पर जो इम्यूनिटी की टाइप्स डिस्कस की गई हैं वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी। हम 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करेंगे। नंबर 2 है अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे वो है इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब होता है पैदाइशी, यानी तो इनेट इम्यूनिटी है पैदाइशी। अब ये इससे क्या मुराद है? ये वो इम्यूनिटी है जो कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर मौजूद होती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने ये नेचुरल सिस्टम बनाया है, डिफेंस सिस्टम, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर इम्यूनिटी मौजूद होती है तो वो कहलाती है इनेट इम्यूनिटी, और ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी करना है। तो जब हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें हम पूरा करेंगे तो हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, तो हम हर रोज़ बीमार रहने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी में, जब हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पीते हैं, तो बहुत सारे जर्म्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है? इस वजह से जब हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम किस तरह फाइट कर सकेंगे। तो इसलिए कुछ जो है इम्यूनिटी वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर मौजूद होती है, इनहेरिटेड होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है सिंस बर्थ, राइट? इसलिए इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या कुछ लेना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और वो जर्म से फाइट कर सके। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसी तरह लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये तमाम जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई हैं, ये हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
इज इट क्लियर? तो अगर हम ये चीज़ें नहीं लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा और हम जर्म्स से फाइट नहीं कर सकेंगे। तो ये जो इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, ये वो इम्यूनिटी है जो इनहेरिटेड है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक सिंस बर्थ। और ये क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी जर्म्स जो हैं वो एंटर हो गए हैं तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है आपका, वो फौरन एक्ट करेगा, एक्टिव होगा और उन जर्म्स, बैक्टीरिया या वायरस है या कोई भी टॉक्सिन्स हैं उसके खिलाफ जाकर फाइट करेगा और उसको ख़त्म कर देगा। अब जबकि हमने नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पढ़ा था, जो कि इसमें यह था कि आपकी बॉडी के डिफेक्टेड एरिया या जहाँ पे आपका सेल या टिश्यू डैमेज हो चुका है वहाँ पे स्वेलिंग और रेडनेस होती है। उसकी वजह से ये होता है कि आपके जो हेल्दी सेल है ना, वो इसको आइसोलेट कर देता है डिफेक्टेड सेल से। तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है और इसके अंदर अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस चला गया, जर्म, तो फौरन से आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो एक्टिव होंगे और उन जर्म्स से फाइट करने का काम करेंगे, उनको फौरन एनगल्फ कर लेंगे और किल कर देंगे। और इस सूरत में होता है जैसे आपकी बॉडी पे रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग, वुंड यानी कोई जख्म वगैरह है तो उसके गिर्द स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो ये आपका जो है नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। यानी इसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी जर्म चला जाए, सबके साथ इक्वली जो है ना फाइट किया जाएगा और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम्स अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव या अडेप्टेशन का मतलब होता है मुआफ़िकत, यानी कि उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेना। तो ये हमारी इम्यूनिटी की वो टाइप है जिसके अंदर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो किया जाता है। तो इसमें मेजर जो डिफरेंस है वो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि इनेट इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, फिजिकल बैरियर्स यानी स्किन वगैरह, अगर कोई टॉक्सिन्स मटेरियल या कोई जर्म हमारी बॉडी पर आएगा तो इसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो एक्टिव होगी। यानी हमारी स्किन हो सकती है, हमारा स्लाइवा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो ये उससे फाइट करने का काम करेंगी। और नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की सूरत में हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी या स्वेलिंग होगी, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा ये एरिया जो है वो डैमेज है और उसको वो आइसोलेट कर देगा हेल्दी टिश्यूज से। इज इट क्लियर? अडेप्टिव इम्यूनिटी है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। स्टूडेंट्स, इस इम्यूनिटी के अंदर ये होता है कि आपकी बॉडी में पैथोजेंस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया और जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उससे, जो पहले से मौजूद है, वो उससे फाइट नहीं कर रहा। अब पैथोजेंस का जब एक्सपोजर जो है वो बढ़ जाता है और वो डिजीज़ कॉज करने के करीब होते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाता है, जो कि अभी हमने पढ़ा इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम अपना। तो उसमें भी स्पेसिफिक प्रोटीन्स उन स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए बनाई जाती हैं जो सिर्फ उन्हीं पर ही अटैक करती हैं, स्पेशल पैथोजेंस पर, और ये तभी ट्रिगर होती है जब वहाँ पर स्पेशल और स्पेसिफिक पैथोजेंस मौजूद होते हैं। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी यही है कि इसमें जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो किया जाता है वो तभी जब पैथोजेंस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और वो डिजीज़ कॉज करने के करीब होते हैं, तो फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ स्पेशल और स्पेसिफिक प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़ बनाता है जो उनको फाइट करने और उनको एनगल्फ करने का काम करती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जैसे निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये तमाम वो डिजीज़ेज़ हैं कि जिनसे फाइट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक जो है वो डिफेंस सिस्टम को लाना पड़ता है।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैक्सीन लगवानी पड़ती है ताकि वो स्पेसिफिक किसके लिए काम कर रही है। जैसे निमोनिया है और हमारी बॉडी में लंग्स में इन्फेक्शन है, तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हीं को ही जो है सिक्योर करेंगी जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहे थे, पैथोजेंस। जैसे लंग्स में कर रहे हैं, ठीक है, जैसे निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस है, तो इसके लिए स्पेसिफिक ही एंटीबॉडीज होती हैं जो उन्हीं को टारगेट करती हैं जो वहाँ पर स्पेसिफिकली पैथोजेंस जो हैं वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो इसका जो प्रोसेस है, इसे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, वैक्सीन्स। हम इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो वैक्सीन यूज़ करते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन को इनहिबिट करती है। इनहिबिट वायरल इन्फेक्शन। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में मेन डिफरेंस है नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो हमारे पास टाइप्स हैं वो अडेप्टिव इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड है पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी को। स्टूडेंट, क्योंकि ये नाम से ही जाहिर है एक्टिव इम्यूनिटी ये कि आपकी बॉडी में कोई भी जो पैथोजन एंटर होगा तो उस टाइम पे हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो एक्टिव हो जाएंगी और फ़ौरन से उन जर्म्स को ख़त्म करने का काम करेंगी और जो सेल्स डैमेज हुए होंगे वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस का जो रिएक्शन है उनको एनगल्फ कर लेंगी और डाइजेस्ट कर लेंगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि वहाँ पर जैसे ही हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर होगा तो फ़ौरन से हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो उसको ख़त्म कर देंगी, किल कर देंगी और उसे एनगल्फ कर लेंगी। और ये इतना लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि ये इम्यूनिटी जो है ये वीक और डेड पैथोजेंस के लिए जो है काम करती है कि आपकी बॉडी में वो वीक पैथोजेंस थे तो फ़ौरन एक्टिव होकर उनको एनगल्फ कर लेंगी। इज इट क्लियर? और जो सेकंड है पैसिव इम्यूनिटी, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी की ही टाइप है लेकिन इसके अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं एंटीबॉडी एक से दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इज इट क्लियर? ये कौन सी टाइप है? यानी कि जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें क्या होता है कि हम ट्रांसफ़र करते हैं एक एंटीबॉडी को एंटीबॉडीज ट्रांसफर फ्रॉम वन लिविंग बॉडी टू अदर। तो स्टूडेंट, पैसिव इम्यूनिटी जो है वो ये है कि आपको रेडीमेड इम्यूनिटी
एंटीबॉडीज जो हैं वो दी जाती हैं एक से दूसरे पर्सन के अंदर। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है मदर्स मिल्क, जो कि पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है, और इसका इफेक्ट जो है ये भी लेस इफेक्टिव होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि ये इम्यूनिटी तभी प्रोड्यूस होती है जब एक से दूसरे पर्सन के अंदर ये ट्रांसफ़र होती है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी ये है कि जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर होगा तो ये एक्टिव हो जाएंगी, हमारा इम्यून सिस्टम जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में, वो फ़ौरन से उससे फाइट करेंगे। और पैसिव इम्यूनिटी वो है जिसमें रेडीमेड इम्यूनिटी जो है ना वो एक से दूसरी लिविंग बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया मदर्स मिल्क, इसकी एग्जांपल में आएगा मदर्स मिल्क, जो कि फाइट कर सकेंगे फॉरेन सब्सटेंसेस से, ताकि वो इजीली जो है वो फाइट कर सके जर्म से और फॉरेन इन्वेडर और सब्सटेंसेस वगैरह से। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस, जिसमें हमने इसकी 2 टाइप्स पढ़ी। देन एडेप्टिव इम्यूनिटी में 2 टाइप्स थी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो हमारा ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैथोजेंस कॉजिंग infectious diseases. So let's start. Next topic, pathogens causing infectious diseases. Causing infectious diseases. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैथोजेंस जो हैं वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनकी वजह से अगर इनका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए और हमारी बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम हमारा अगर वीक होगा तो ये डिज़ीज़ बढ़ जाएगी, और वो उसके लिए फ़ाइट करने के लिए फिर हमें जो है पैसिव इम्यूनिटी का यूज़ करना पड़ता है, अडेप्टिव इम्यूनिटी का, जो कि एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है वैक्सीन्स के थ्रू, ताकि वायरल और बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है उसको रोका जा सके। तो पैथोजेंस की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो फैल सकती हैं, और आप सब जानते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ किस वजह से फैलती हैं। जब पैथोजेंस जो हैं वो ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं उस इंडिविजुअल के अंदर, तो फिर ये डिजीज़ फैलती हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट्स, ये तमाम वो पैथोजेंस हैं, यानी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट्स। स्टूडेंट्स, ये पैथोजेंस हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़, जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है। हम 1 बाय 1 अब इनको डिस्कस करेंगे। सो पेज नंबर 38, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वायरसेस। जो हम अब डिस्कस करने लगे हैं वो है वायरसेस। स्टूडेंट्स, as you have learned in your previous class, viruses are living और नॉन लिविंग। वायरसेस जो हैं वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। अब नॉन लिविंग कैसे हैं? अब हमारी बॉडी में जब वो जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा वो जो हमारी
मुख्तलिफ हवा में मौजूद हैं या टेबल पर, चेयर पर, क्योंकि ये हर जगह मौजूद हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कहते ही नहीं इसीलिए क्योंकि हमें नज़र नहीं आते। इसलिए जब ये किसी भी होस्ट में या लिविंग बॉडी में जाएंगे तब ये एक्टिव हो जाते हैं। और अगर ये वैसे मौजूद हैं हमारी एयर में, अर्थ पर, सॉइल पर, तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद ये इन्फेक्शन कॉज करना शुरू करते हैं, यानी डिजीज़ को फैलाना शुरू कर देते हैं। अब वायरसेस का भी स्ट्रक्चर है। जो कंप्लीट वायरस है वो किससे मिलके बना है? जीनोम। जीनोम आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं कॉट और कैप्सिड। इस साथ साथ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो मैं बना रही हूँ ये जीनोम है। ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये वायरस का स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। तो कंप्लीट वायरस किससे मिलके बनता है? जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम जीनोम कहते हैं, और इसके बाहर एक कॉट है, ठीक है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। और इसके अंदर जो एक एडिशनल कॉट है जिसे हम एनवेलप कहते हैं वो कैप्सिड के गिर्द मौजूद होता है, स्ट्रक्चर है। ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो पार्ट हमने पढ़ा ये क्या है? जीनोम, ठीक है। ये वायरस का स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इसमें जो पढ़ा वो सबसे पहले ये है कि जो इसका सेंट्रल पार्ट है वो कहलाता है जीनोम, ठीक है। और जो ये मैंने ड्रॉ किया है ये कैप्सिड है, जो इसकी कवरिंग है, इसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। और एडिशनल कॉट जो हमें नजर आता है उसे हम एनवेलप कहते हैं, जो मैंने सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ किया है ये है एनवेलप। एनवेलप। और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर आपको स्पाइक्स ड्रॉ किए हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या काम करते हैं? कैप्सिड की जो प्रोटेक्टिव कोट है वो प्रोटीन से मिलके बनी है जिसको हम एनवेलप कहते हैं, और जो ये मैंने ड्रॉ किए हैं इनको हम स्पाइक्स कहते हैं। तो सबसे पहले वायरसेस में ये किन से मिलके बने हैं? एक जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम जीनोम कहते हैं, ठीक है, और इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे हम कैप्सिड कहते हैं, और उस कैप्सिड को भी उन्होंने एक जो है एनवेलप में कवर किया हुआ है, मतलब एडिशनल कोट है जिसे हम लोग एनवेलप कहते हैं, जो स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनता है, ठीक है। एनवेलप स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनता है, और इसके अलावा इसमें स्पाइक्स कुछ मौजूद हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी होस्ट सेल को। मतलब अगर ये वायरस जो है वो मौजूद है आपकी एनवायरनमेंट में, ठीक है, उस टाइम पे ये नॉन लिविंग है। लेकिन जो आपको इसके ये स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, ये स्पाइक्स क्या काम करते हैं? ये आइडेंटिफाई करते हैं होस्ट सेल को, जहां पर ये जाकर एक्टिव होंगे और वहां पर अपनी मल्टीप्लिकेशन से डिजीज कॉज कर सकेंगे। तो वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद कैप्सिड जो कि इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, कैप्सिड की एडिशनल कवरिंग है जिसे हम एनवेलप कहते हैं, जो कि स्पेशल प्रोटीन से मिलके बना है, और इसके बाहर स्पाइक्स मौजूद हैं जो क्या काम करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं होस्ट सेल्स को। जब ये किसी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये स्पाइक्स उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद
वहाँ पर ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपनी ही तरह के वायरसेस जो हैं वो पैदा करके उनकी काइंड को बढ़ा देते हैं, और उससे ही होता है कि जो होस्ट सेल होता है वो फिर इन्हें रिलीज कर देता है वायरसेस को जब इनकी रेप्लिकेशन हो जाती है, और उसके बाद ये उस बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो वायरसेस कैसे फैलते हैं? रेप्लिकेशन के थ्रू। जैसे बहुत सारे वायरसेस हमने पढ़े, एड्स, कोविड-19, हेपेटाइटिस, पोलियो, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, ये तमाम वो डिजीजेस हैं जो वायरसेस की वजह से फैलती हैं। इज इट क्लियर? अब आप इनकी डायग्राम को अपनी बुक में भी देख सकते हैं, जिसमें पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, कोविड-19 वायरस जिसे हम पिछले कई सालों से फाइट करते आ रहे हैं, स्मॉल पॉक्स वायरस, मीजल्स, कॉमन कोल्ड वायरस। तो स्टूडेंट्स, ये वायरस की जो है डायग्राम है, उसका स्ट्रक्चर है, और किस तरह वो रेप्लिकेशन के थ्रू डिजीज कॉज करता है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। जैसे हमने वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसी तरह बिल्कुल हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि वो किस तरीके से डिजीज कॉज करता है और किस तरह रेप्लिकेट होता है, और उसका स्ट्रक्चर किन किन चीजों से मिलके बना है। तो अब हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, बैक्टीरिया, जैसा कि आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, और हमारी अर्थ पर इतने बैक्टीरियाज हैं कि अगर हम एक सॉइल में से स्पून भर के निकालें, जितने उस एक टेबल स्पून में बैक्टीरियाज है ना, उतनी हमारी अर्थ पे या हमारे वर्ल्ड में लोग नहीं हैं, इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं। और बैक्टीरियाज जो हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारी अर्थ पर हर जगह मौजूद है, सॉइल में, एयर में, वाटर, हर जगह। तो जो बैक्टीरियाज हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं। अब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बैक्टीरिया का सेल ड्रॉ करेंगे ताकि आपको पता चले कि उसके सेल के अंदर क्या क्या मटेरियल मौजूद है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक कैप्सूल की तरह है, कैप्सूल की तरह। ठीक है, तो जो मैंने ड्रॉ किया है ये है कैप्सूल। अब इसकी कुछ मेम्ब्रेन्स ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में सेल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं एनिमल और प्लांट का, तो अब हम इसके सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये मैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, लेबल के बाद आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे स्टमक में डाइजेशन करवाने में भी हेल्पफुल हैं। इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। अगर ये हमारे इंटेस्टाइन में जो है वो हो मौजूद, तो उसकी वजह से हमारे इंटेस्टिनल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि बैक्टीरिया हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों हैं, लेकिन हमारी अर्थ में ये हर जगह पर मौजूद है। अब मैं इसको लेबल कर रही हूँ, तो आप देखते जाएं साथ साथ। सबसे पहले इसके अंदर जो कैप्सूल्स मौजूद हैं, ये कैप्सूल है। ये हमारे पास है फ्लैजेला। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। ये है राइबोसोम्स, जो कि आप प्रीवियस क्लास में इसकी डिटेल्स पढ़ चुके हैं कि जो सेल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया, एनिमल्स और प्लांट का, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। ये इसका डीएनए है, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स हो गया, और इसके अलावा ये स्ट्रक्चर है इसका पाइलस, और ये जो मटेरियल है आपको नज़र आ रहा,
जेली लाइक फ्लूइड, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले जो लेयर्स थी वो आपने देख ली कि कैप्सूल, उसके बाद ये लेयर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली लेयर है कैप्सूल, उसके बाद जिसे हम सेल वॉल भी कहते हैं, और उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, और उसके बाद इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए आएगा। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है? सबसे पहले है सेल वॉल और कैप्सूल की तरह का इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनती है लेयर। थर्ड पर जो हमारे यहाँ पर आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो सेंटर में मौजूद है, जहाँ पर मैंने डीएनए लिखा है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। तो फोर्थ पर आएगा डीएनए। नंबर 5 पर जो आपको ये स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, इनको हम पाइलस कहते हैं। और ये जो आपको सेल नजर आ रहा है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड फ्लैजेला। स्टूडेंट, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो इन 6 चीजों से मिलकर बना है, जिसमें कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स भी है इसके अंदर। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो इसका सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है जिसमें डीएनए होता है, और ये इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है जो कि साइटोप्लाज्म को कवर कर रही हो, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लोट कर रहा है, और ये आउटर प्रोटेक्टिव सेल वॉल है। कुछ बैक्टीरिया का जो प्रोटेक्टिव कैप्सूल है, उसमें सेल वॉल के बाद साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे राइबोसोम्स बनाए हैं, तो राइबोसोम्स का फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। तो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो इसमें मैंने ये फ्लैजेला लिखा है। फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? और इसमें जो पिले है, ये कुछ बैक्टीरिया में होस्ट सेल के साथ अटैच होने के लिए होता है। जैसे स्टूडेंट, वायरसेस में मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे इस तरह, जिन्हें मैंने स्पाइक्स कहा था, क्योंकि होस्ट सेल के साथ अटैच होने के लिए यूज होते हैं ये स्पाइक्स। एज इट इज, बैक्टीरिया में पहले मौजूद होते हैं ये साइड पर, जो कि किसी होस्ट सेल के अंदर जाकर उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद इन्फेक्शन फैलाना शुरू करते हैं। तो फ्लैजेला क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि किस काम आता है? लोकोमोशन में, मूवमेंट में, सेल को मूव करवाने में काम आता है। तो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर था जो कि इन कंपोनेंट से मिलकर बना है, और बहुत सारी डिजीजेस जो हैं बैक्टीरिया कॉज करता है, जैसे कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस। ये वो तमाम डिजीजेस हैं जो बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, थर्ड है, हम वायरसेस और बैक्टीरियाज का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब हमने जो पढ़ना है वो है फंजाई। स्टूडेंट, जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि फंजाई क्या है और ये किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। फंजाई
स्टूडेंट्स फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉफ है और क्लोरोफिलस है। क्या है? ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते बल्कि डिपेंडेंट हैं दूसरों पर, और क्लोरोफिलस, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो अपनी सारी बात है, जो पौधे हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है और पौधों को ग्रो करने में या उनकी फूड की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। और मेसोफिल सेल्स जो होते हैं प्लांट्स में, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो क्लोरोफिलस का मतलब है कि फंजाई जो है वो फूड अपनी प्रिपेयर नहीं कर सकती क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। स्टूडेंट्स, जो फंजाई है वो सिंगल सेल्ड भी हो सकती है, मल्टी सेल्यूलर भी होती हैं, और ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते क्योंकि क्लोरोफिलस हैं, इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर डेड बॉडीज, डिकेइंग मैटर पर जो है वो अटैक करके वहाँ पर ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स, आप डीकम्पोजर्स के बारे में जानते हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस का अटैक होता है जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर अटैक करते हैं और वहीं पे ग्रो करते हैं और उन्हीं से अपनी फूड लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर जो फंगल सेल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? उसमें होता है न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज। अब ये जो गोल्जी बॉडीज हैं या कुछ डिटेल है ये आप प्रीवियस क्लास में सबकी पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये फंजाई का ऑपरेटस है, मतलब ये इससे मिलके बनती हैं। ये ऑपरेटस है एक फंगल का। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये कि जो फंजाई हैं वो सिंगल सेल भी होती हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। क्लोरोफिलस होते हैं, इसी वजह से ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं क्योंकि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। और इनका जो ऑपरेटस है वो किन से मिलकर बना है, यानी एक जो फंगल सेल है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है? न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप प्रीवियस क्लास में इनके फंक्शंस भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, जो ये ऑपरेटस है इसका, इसमें कुछ इसकी थिक वॉल्स होती हैं, कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइफी कहते हैं, और ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर्स के थ्रू। इनके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइफी। जैसे हमने वायरसेस में पढ़ा कि उसमें जो उसके स्पाइक्स होते हैं वो होस्ट सेल के साथ जाके मिलते हैं और उसके बाद इन्फेक्शन कॉज करते हैं रेप्लिकेशन के थ्रू। बैक्टीरिया में हमने पिली के बारे में पढ़ा और फ्लैजेला में, जो कि उसकी मूवमेंट करवाने में काम आता है, और ये अटैच हो जाते हैं पिली होस्ट सेल के साथ और वहाँ पर डिजीज कॉज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें हम हाइफी कहते हैं, और ये अपनी रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं? तो रिप्रोडक्शन इनकी होती है बाय स्पोर्स के थ्रू। अब इसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपने सिर्फ यही याद रखना है कि फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कैसे होते हैं और अपनी ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ाते हैं, तो वो स्पोर्स के थ्रू बढ़ाते हैं। अब इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि जो फंजाई है वो मॉइस्ट एरिया पे ग्रो करती है,
जैसे ब्रेड है, ब्रेड को अगर आप थोड़ा उस पर वाटर स्प्रिंकल करके कुछ देर के लिए उसको रख दें तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर फंगल अटैक होगा और आप देखेंगे कि वहाँ पर ग्रीन और ब्लैक कलर के स्पोर्स जो हैं वो आपको ब्रेड पे नज़र आएंगे। वो ये फंगल जो है इन्फेक्ट वो होगा, उसका अटैक होगा फंगस का। इसी तरह जैसे मशरूम्स हैं, ये भी एक फंगस की टाइप है, कुछ एडिबल होते हैं और कुछ पॉइजनस होते हैं। तो इसलिए पहले इनको लैब्स में जो है वो किया जाता है, इनको चेक किया जाता है और उसके बाद जो एडिबल होते हैं उनको मार्केट वगैरह में भेज दिया जाता है। स्टूडेंट्स, और बहुत सारी बीमारियां जो कि फंगस की वजह से होती हैं, जैसे एथलीट्स फुट, उनके स्किन पर रिंग वर्म्स बन जाते हैं, जैसा कि आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो हर टाइम जो उन्होंने जूते पहने हुए होते हैं उसमें नमी और पसीने की वजह से जो है वो आपको मैंने बताया कि ये मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी की वजह से रिप्रोडक्शन करते हैं और ग्रो करते हैं, तो उनके पाँव पर रिंग वर्म्स बन जाते हैं। इसी तरह फंजाई की और बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे स्मट और रस्ट। स्मट और रस्ट ये भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये अक्सर आपको मेज़ के जो सीड्स हैं, मकई के दाने या गंदम, वीट, उसके ऊपर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, रस्ट जंग जैसे होता है, ब्राउन और ऑरेंज कलर का मटेरियल, और स्मट जो है ना ये ब्लैक कलर की फंगस है जो कि स्पोर्स की फॉर्म में लग जाती है। अगर आप उसको ज़रा सा टच करें तो वो फौरन स्पोर्स की तरह बिखरना शुरू हो जाती है। तो ये ब्लैक में और ब्लैक कलर में होती है, ब्लैक कलर स्पोर है। और रस्ट जो है ये ऑरेंज और ब्राउन कलर में मौजूद होती है और ये किन पे लगती है? मेज और वीट, इनके ऊपर ये जो है फंगस लग जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो आपका टीथ ब्रश होल्डर है उसके अंदर जब आप मतलब ब्रश करते हैं और उसके बाद उस होल्डर के अंदर रख देते हैं अपने ब्रश को, तो उसमें होता है कि नमी की वजह से उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर फंगस लग जाती है और जो फंगस की टाइप वहाँ पे मौजूद होती है उसे राइजोपस कहते हैं, जिसे हम ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। वो ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाती है नमी की वजह से। तो स्टूडेंट, फंगस के बारे में आप सबको पता चल गया कि जो फंजाई है ये तभी ग्रो करती है जैसे ही इसको कोई होस्ट मिलता है और ये डिपेंड करती है दूसरे बॉडीज के ऊपर। और ये किन चीज़ों पर अटैक करती है? डेड एंड डिकेइंग मैटर। इस तरह जब हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से वॉश करके हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो वहाँ पर भी जो है मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर ग्रीन और ब्लैक सी लेयर आ जाती है जिसे हम लोग फंगल अटैक कहते हैं या फंगस कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट टॉपिक है हमारा पैरासाइट। वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में कि वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, कौन कौन सी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। अब हम लोग पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पैरासाइट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, इनकी बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब की जो डिटेल है वो आप बड़ी क्लास में भी पढ़ेंगे। तो अब आता है पैरासाइट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक दूसरी बॉडी के अंदर जाते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जाकर इन्फेक्शन या कोई डिजीज कॉज करते हैं, उसे हम पैरासाइट्स कहते हैं। और ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लिविंग बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, जिन्हें हम लिविंग बॉडी को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं। ये अपनी फूड होस्ट से
स्टूडेंट्स, अब ये इसकी 2 मेन टाइप्स हैं पैरासाइट की। एक है एंडोपैरासाइट और सेकंड है एक्टोपैरासाइट। स्टूडेंट, एंडो का मतलब क्या है? इनवर्ड। एक्टो आउटवर्ड या आउटसाइड, और इसको इनसाइड भी कह सकते हैं। तो अब आपको नाम से ही पता चल गया है कि एंडोपैरासाइट्स जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। और उनकी एग्जाम्पल में आएगा मलेरियल पैरासाइट्स, टेप वर्म, राउंड वर्म, ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं एंडोपैरासाइट्स। और एक्टोपैरासाइट्स जो कि लिविंग बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, टिक्स, लीखें वगैरह, लाइस, मस्कीटोज, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दी पैरासाइट की समझाने के लिए कि ये किसी होस्ट पर डिपेंड करते हैं, और जैसे ही इन्हें कोई होस्ट मिलता है तो ये उसकी बॉडी पर अटैक करते हैं और अपनी फूड लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के होस्ट सेल के आउटसाइड मौजूद होते हैं, और एंडोपैरासाइट्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं होस्ट पर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। जैसे ही वो मिलता है ये अटैक करते हैं और उसके बाद वहाँ पर अपनी फूड लेना शुरू कर देते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आज के टॉपिक में जो वर्ड्स के मीनिंग आपको बताए गए और डिक्टेशन वर्ड्स जो इसमें आए हैं मुश्किल अल्फाज, उनको आपने एज अ डिक्टेशन वर्ड्स करना है और इन टॉपिक की रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।